नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। शाम के 4 बज गए हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबर का। तो आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां संविधान पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी संविधान पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर बरसे। तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां सीताराम विवाह उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कोयला लोड मालगाड़ी ड्रेल हो गई है और इंजन सहित 23 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, लेकिन संबोधन के बीच में ही उनका माइक बंद हो गया। उनका माइक काफी देर बंद रहा, लेकिन जब उनका माइक ठीक हुआ तो उन्होंने कहा कि जितना माइक बंद करना है कर लो, मैं फिर भी बोलूंगा। राहुल ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों की बात करने पर माइक बंद कर दिया जाता है। मेरा माइक ऑफ करोगे तो भी मैं बोलूंगा, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। संविधान दिवस पर उन्होंने कहा कि संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम वहां जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी ज्यादा है तो उनकी भागीदारी कम क्यों है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, राहुल गांधी कई बार संसद पर आरोप लगा चुके हैं कि उनका माइक जो है वो अक्सर बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब उनकी ही पार्टी का कार्यक्रम है और उनका माइक बंद हो गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमें लगता है कि राहुल जी भूल गए थे कि वो तालकटोरा स्टेडियम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं या वो पार्लियामेंट में जो है खड़े होकर अपने समय पे अपनी बात कह रहे हैं। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका खुद का कार्यक्रम था, व्यक्तिगत कार्यक्रम था, प्राइवेट का कार्यक्रम था। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू आ गया हो, जिसकी वजह से उनका माइक थोड़े देर के लिए बंद हो गया हो। बाद में उसको सुधार दिया गया था। लेकिन यहाँ पे समझने वाली 3 प्रमुख बातें हैं जिन पे उन्होंने एम्फेसिस डाला है। एक तो फिर से वो जाति जनगणना का राग अलाप रहे थे कि जाति जनगणना कराएंगे, और जिससे कि ओबीसी पे उनका निशाना था कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और उससे भी शायद चाह रहे कि उससे भी ज्यादा उनको मिले। लेकिन ओबीसी में 3 कैटेगरीज हैं जिसपे उनपे काम करना चाहिए: पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। इसकी बात वो नहीं करते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी उस तो अहिंसा की बात कर रहे थे, जो कि एक तरीके से हमेशा बात की जाती है। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि संविधान में जो है आरक्षण के ऊपर बात कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि अभी आपने हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव देखे, जिसमें बीजेपी या एनडीए की जो विजय हुई है, उससे साफ नजर आ रहा है जो आरक्षण एक मुद्दा बनाया गया था विपक्ष ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगी, और ऐसी स्थिति में देखा गया कि आरक्षण पे कहीं कोई आंच नहीं आई है। इसलिए देखने वाली बात है कि जो इन्होंने तीनों महत्वपूर्ण बात जो संविधान के लिए कही है 75वें अवसर पे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीरता नजर नहीं आ रही। लेकिन आलोक जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक बात गौर करने लायक और है? राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ों और दलितों की जब बात सामने आती है तो माइक जो है वो ऐसे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन अभी वो ये शायद भूल गए थे कि उन्हीं की पार्टी का कार्यक्रम था, माइक जो है वो उन्हीं की तरफ से बंद हुए हैं। तो ऐसे में क्या संदेश जाता है? देखिए, ये संदेश बहुत अच्छा नहीं जाता है, लेकिन उनका तो एक लगता है कि जैसे कि एक तकिया कलाम बन गया है कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, मेरी बात जो है वो जनता तक नहीं पहुंचाई जाती। जबकि ये उनका स्वयं का कार्यक्रम था, उनकी खुद की जनता थी, उनकी खुद के कार्यकर्ता थे। उन्हीं की तरफ से कोई तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से उनका माइक जो है बंद हुआ था। तो ऐसे में थोड़ा सा उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, वो क्या है कि आरोपों की झड़ी वो हमेशा लगाते रहते हैं, शायद इसीलिए वो बह गए भावना में, और उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी ही पार्टी का कार्यक्रम है और माइक हमारी तरफ से बंद हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उनका खुद का कार्यक्रम था, उनके खुद के टेक्नीशियन थे, उनके खुद के जो है इंजीनियर थे, जिनकी वजह से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से उनका माइक बंद हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से चालू हो गया था।
तो उसको धन्यवाद देके फिर से कार्यक्रम को करना चाहिए था। लेकिन इन गंभीरता को देखना चाहिए क्योंकि ये एक बड़े कद्दावर नेता हैं, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहाँ किस वक्त कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। बिल्कुल आलोक जी, उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर उन्होंने मांग दोहराई है, तो क्या लगता है उनकी मांग आगे उठाई जाएगी या मतलब वहीं दबके रह जाएगी? देखिए, जातिगत जनगणना जहां तक जवाहर पहले होती थी, आजादी से पहले भी होती थी, संविधान बनने से पहले भी होती थी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस पर ध्यान, उसको जो है एक डिवाइड एंड रूल वाली बात मानी, जिसकी वजह से उसको खत्म किया। इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव गांधी जी ने के समय भी ऐसा अवसर आया था तो उन्होंने भी इसको प्राथमिकता नहीं दी थी। हालांकि जातिगत जो जनगणना है जिस तरीके से होती है, तो जनगणना होती है उसमें डेटा तो उनके पास रहता ही है, उस डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन जो होता है उस बात को ध्यान रखना था। लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कुछ और है, इसलिए जो है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना जो स्पेसिफिक रूप से कराई जा रही है वो देश के हित के लिए नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जो जिस तरीके से जनगणना होती चली आ रही है उसी पे ध्यान रखेंगे। सोशलिस्ट एटीट्यूड का मतलब केवल कल भी क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सोशल वेलफेयर स्टेट है, आप किसी की वेल्थ जो है छीन के दूसरे को नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको देखना है कि आप जो भी जो सोसाइटी के लिए कर रही है, जो गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए कर रही है, केवल जाति व्यक्तिगत रूप से या किसी धर्म के धार्मिक रूप से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कार्य नहीं किया जा सकता है। जो भारतीय संविधान के में इस बात को बड़े सफलतापूर्वक लिखा और समझाया गया है। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई नेताओं और शहर के लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि संविधान के साथ कांग्रेस ने छेड़छाड़ की है। बाबा साहेब के संविधान में सेक्युलर और समाजवादी शब्द नहीं था, इसे इमरजेंसी के समय चुपके से जोड़ा गया है। ये एक किताब नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाला दस्तावेज है। यही देश की एकता और अखंडता का आधार है। योगी ने कहा कि बाबा साहब संविधान के वास्तुकार थे, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखी थी। इसी से लोकतंत्र की महानता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने न्याय और समता को संविधान में शामिल किया था। इसके साथ ही सीएम योगी ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में जाति, मत और मजहब के व्यक्ति को समान अधिकार है। जब दुनिया के अन्य लोकतंत्र में भेदभाव जारी था, भारत ने पहले ही आम चुनाव में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया था। ये बाबा साहेब की दूरदर्शिता का परिणाम है। संरक्षण करना, भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरोहर जो संपूर्ण भारत को 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है, वह है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है और याद करना इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत का जो मूल संविधान। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर सीएम योगी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि संविधान का गला घोट दिया है और उद्देशिका से यहाँ पर छेड़छाड़ की है कांग्रेस ने।
मौके पर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वो मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संविधान के बारे में जो है प्रस्तावना को पढ़ा और तमाम बातें खास रूप से बताई। संविधान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छेड़छाड़ की, उसकी उद्देश्यता को बिगाड़ने का काम किया और इसके साथ ही संविधान के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इमरजेंसी लगाई थी, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्युलर शब्द को लेकर भी आज संबोधन किया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान की विभिन्न अनछुपी बातों को भी बताने का काम किया, जो लोग बहुत ही कम जानते हैं। उस विषयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश डाला। इसके साथ ही क्योंकि संविधान जब लागू हुआ तब यहाँ जो है कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से यहाँ संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, जो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार पर संविधान में खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है, उसका जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दिया है कि संविधान का समय समय पर खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस और संविधान को बिगाड़ने वाली और संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम अगर किसी ने किया है तो यह पूरी तरीके से कांग्रेस थी। यहाँ चोरी छिपे, यहाँ इमरजेंसी लगाकर संविधान में सबसे बड़ा जो कलंक लगाया है वो कांग्रेस ही थी। निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम में जहां शिरकत कर रहे थे, वहां उन्होंने संविधान के विषय पे महत्वपूर्ण बातों को बताया और तमाम बातों को उन्होंने बताते हुए निश्चित रूप से यह भी कहा है कि संविधान हमारी जीवन की मुख्य धारा है, संविधान हमारी राष्ट्रीय किताब है और इसी के माध्यम से हमारे देश में लोगों को न्याय मिलता है। न्याय के लिए संविधान सबसे बहुउपयोगी एक हमारा जो है जो कहा जाए निश्चित रूप से ग्रंथ है और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश की आम जनता को बताने का काम कर रहे थे कि संविधान के माध्यम से आज देश चल रहा है और हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। बाबा साहब की मंशा थी कि विश्व में सबसे बड़े संविधान की सभी लोग जो है यहाँ मान सम्मान के साथ इसकी रक्षा करें, खासकर चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, उनको भी संविधान के अनुरूप अंगीकृत करते हुए यहाँ संविधान की मुख्य धारा से जोड़कर काम किया जा रहा है। चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, वहां भी संविधान के अनुरूप पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने समय समय पर विधायिका और न्यायपालिका के माध्यम से संविधान को खराब करने की कोशिश की है। जिस बात को लेकर आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि संविधान में धारा 376 हो या फिर अन्य में बदलाव किया है और 370 हो, इसमें जो बदलाव किया है या फिर अन्य जो धाराओं में यहाँ पर भारतीय दंड संहिता अभी जो लगाई गई है उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता कर दिया गया है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोले हैं। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उपयोगी कानून यहाँ पर सीएम योगी ने यह भी आरोप लगाया है कि संविधान में सेक्युलर और समाजवादी शब्द नहीं था, इसे इमरजेंसी में चुपके से जोड़ा गया है। तो कितना दम है इनके आरोप में? बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कानून की व्याख्या को उन्होंने पढ़ा है, कानून को पढ़ने के बाद ही उन्होंने आज जो आधिकारिक रूप से जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं देखिए, अब ये मुख्यमंत्री के बयान के बाद अन्य जो दल के लोग हैं वो इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। सेक्युलर और समाजवादी शब्द नहीं है, हालांकि धर्मनिरपेक्षता की बात लगातार संविधान की तरफ से की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन हवाले से ये बात कही है वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि धर्मनिरपेक्षता की बात जिस तरीके से संविधान में जोड़ी गई है ताकि अखंड भारत के लिए यह प्रणेता बने और आने वाले समय में किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का यहाँ पर बोलबाला ना हो, बल्कि संविधान के तहत सभी को समानता का अधिकार मिले और सभी को समानता के अधिकार के तहत यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था भी लागू होगी, कार्य व्यवस्था भी लागू हो और विधान और संविधान दोनों चलते रहे। इसको लेकर तमाम बातें जो है संविधान में संविधान सभा के जो सदस्य थे, सभापति थे, उनके माध्यम से रखी गई थी। ठीक है प्रशांत, आपका शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए, तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या से जनकपुर के लिए अयोध्या के कार सेवकपुर में आज सुबह श्री राम की बारात रवाना होने जा रही है। ये बारात 3 दिसंबर को जनकपुरी पहुंचेगी, जहां विवाह की 3 दिनों की रस्म अदायगी के बाद 6 दिसंबर को जनकपुर के सीता मंदिर में हजारों भक्तों की मौजूदगी में सीता संग श्री राम का विवाह होगा। ये विवाह मूर्तियों का होगा, पर भगवान श्री राम चारों भाइयों के स्वरूप भी
अयोध्या से रवाना हो रहे हैं। भगवती सीता का स्वरूप जनकपुर से रहेगा। बता दें कि नेपाल और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के जल भगवान भी बारात में शामिल होंगे। इस बार ये वैवाहिक उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक भी होने जा रहा है। भगवान राम आज 4 रथों पर अपने भाइयों के साथ अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात लेकर रवाना हो रहे हैं। बता दें कि 14 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में अयोध्या और जनकपुर के लाखों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर के साक्षी बनेंगे। चलिए, हमारे साथ प्रशांत राव लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। प्रशांत, आज सीताराम विवाह की जो है पूरे में धूम है, उनके विवाह को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है? तो वर्षों बाद एक बार जो है रूबी यहाँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य जो है स्वरूप दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम का विवाह होने जा रहा है, जिसको लेकर भगवान श्री राम लला अपने तीनों भाइयों के साथ जनकपुर पहुंचेंगे। नेपाल के जनकपुर में भगवान श्री राम का विवाह होगा। हालांकि मूर्ति के रूप में माता सीता से उनका विवाह होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान राम स्वरूप यहाँ से अपने चारों भाइयों के साथ, यानी चारों भाई जो है नेपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो भी भगवान श्री राम की इस बारात यात्रा में शामिल होंगे। और ये बारात यात्रा जो है अयोध्या से निकलकर आजमगढ़ होते हुए नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी। जनकपुर में भी जो हिंदू श्रद्धालु है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ मूर्तियों का विवाह किया जाएगा, लेकिन स्वरूप के तहत भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ वहाँ पर विराजमान रहेंगे। और उसके बाद जो है यह कार्यक्रम संपन्न होगा। 3 दिसंबर को जनकपुर यह बारात पहुंचेगी और इस दौरान अयोध्या से जनकपुर तक लगातार भगवान श्री राम का जो स्वरूप है उसका जो स्वागत किया जाएगा। इस रथ यात्रा का, इस बारात यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत करने को लेकर तैयारियां की गई हैं। बहुत ही जो कहा जाए भावात्मक दृश्य होगा, उसके साथ ही भक्तिमय दृश्य होगा जब भगवान श्री राम लला का रथ सीधे जनकपुर के लिए निकलेगा और जनकपुर तक इनका जो है भव्य स्वागत किया जाएगा। यह ऐतिहासिक पल है कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भगवान श्री राम लला के पूर्ण जन्मस्थली को वहां क्षतिग्रस्त करने का काम किया था, भगवान श्री राम लला ने जहाँ जन्म लिया था वहां उसको बिगाड़ने का काम किया था। और उसको जो है अब 22 जनवरी 2024 को यहाँ स्वरूप मिल चुका है। भगवान अपने विग्रह में विराजमान हो चुके हैं। यह एक सौभाग्य और गर्व का विषय हिंदू श्रद्धालुओं के लिए है, भक्तों के लिए है। और क्योंकि ये पहला प्रशांत, ये कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में त्रेता युग यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही उत्साह है लोगों में बारात जाने को लेकर। अयोध्या से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो बारात जा रहे हैं जनकपुर पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की हैं। और जब 3 दिसंबर को जनकपुर में यह बारात पहुंचेगी तो 40 ब्राह्मणों यानी पंडितों के द्वारा ये विवाह संपन्न कराया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वापस ये जो 14 दिनों की जो पूरा कार्यक्रम है उसके साथ भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ वापस आएंगे। माता जानकी स्वरूप यहाँ पर जो अयोध्या आएंगे। निश्चित रूप से आने के समय भी जो लगातार माता सीता का और सभी चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सबका फिर स्वागत किया जाएगा। भारत यात्रा में जब ये पहुंचेगी तो निश्चित तौर से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भगवान श्री राम के चरण रज लेंगे, आचमन करेंगे, माता सीता का आशीर्वाद लेंगे। और यह दिव्य और भव्य बारात भी लोगों को देखने को मिलेगी। और इसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर की तरफ से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसमें दिव्यता और भव्यता को लेकर वही स्वरूप जिस तरीके से जो आज समय में रहा होगा उसको दर्शाने को लेकर यहाँ कलाकारों को बुलाया गया है। इसमें तमाम कलाकार मौजूद रहेंगे। और यह जो दिव्यता और भव्यता के साथ जो राम बारात निकलेगी वह आने वाले समय में एक ऐतिहासिक बारात कहलाएगी। बिल्कुल प्रशांत, हमारे घर में जब विवाह होता है तो महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब तो फिर सिया राम का विवाह है तो वहां पर उत्साह और उमंग तो काफी हर्षोल्लास तो देखने को मिल ही रहा होगा। बिल्कुल पूरा उत्साह और उमंग यहाँ देखने को है। और जिस तरीके से घरों में हमारे जो विवाह की विधियां होती हैं, जो संपन्न होती है, उसी तरीके से यहाँ ये विधियां और रीतियां पूरी हो रही है। अयोध्यावासी इसके साक्षात गवाह हैं। वो जो भी श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं, जो वहाँ ठहरते हैं, उन्हें भी ये दिव्य दर्शन करने को वहाँ मिलते हैं कि पूरी प्रक्रिया के तहत यानी कि जो विधि विधान होता है उसके तहत भगवान श्री राम के विवाह की वहाँ तैयारियां चल रही थी। और वहाँ सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन साक्षी भी बन रहे थे। अयोध्या के आसपास के साथ उत्तर प्रदेश और देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु भगवान श्री राम लला की जो तैयारियां थी विवाह की वो देख रहे हैं। और जो तैयारियों में जो वहाँ की एक तरीके से कहा जाए पारंपरिक जो एक रीति रिवाज होते हैं वो भी लोगों ने देखे हैं, सीखे हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम के समय में यहाँ विवाह उत्सव होता था। और इसमें जो है खासकर जो हमारे वेदों में, पुराणों में जिस तरीके से विवाह का वर्णन किया गया है, उन्हीं पूजा विधियों और रीतियों के साथ यहाँ विवाह भगवान श्री राम का कराया जा रहा है। यह भी अद्वितीय है और अकल्पनीय था कि लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। और वो कल्पना जो है लोगों की पूरी हो रही है।
बड़ा ही मनमोहक मनोरम। बिल्कुल प्रशांत, आप इस पूरे विवाह आयोजन और समारोह पर नजर बनाए रखिएगा और पूरी अपडेट हमें दीजिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कोयला रोड मालगाड़ी ड्रेल हो गई है। इंजन सहित 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए हैं। मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। हादसे के तुरंत बाद रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से ट्रैक पर कोयले का ढेर लग गया है, जिससे इस रूट से गुजरने वाली 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 5 का रूट डाइवर्ट किया गया है। हादसे में अप और डाउन दोनों लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूट पर यातायात बहाल होने में 2 से अधिक दिन लग सकते हैं। हादसे में OHE तार और सिग्नल के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में रेलवे को करोड़ों के नुकसान की आशंका है। अप और डाउन दोनों रूट पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। जी, ये भनवारटंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी कोयला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियां अभी डेरेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को पूरी टीम आ गई है, और एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पे अस्पताल को भी करवा लिया था अलर्ट मोड पे। लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है। क्या लगता है कब तक ये आवागमन? ये तो हमारी रेलवे की टीम बता पाएगी। बाकी हम लोग की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो हादसा कैसे हुआ और अब वहां पर क्या हालात हैं, और अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, लगभग दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच हादसा हुआ है, जहाँ बिलासपुर से कटनी की ओर पेंड्रा से भनवारटंक स्टेशन के पास मालगाड़ी देरी हो गई, जिसमें लगभग 17 डिब्बे जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। वहीं 5 डिब्बे और डिरेल हुए हैं, साथ ही इंजन भी डिरेल हो गई है, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी किए गए हैं, और गनीमत ये रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सिर्फ गाड़ी डिरेल हुई है और 17 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वही बताना चाहूंगा कि ये ट्रेन में जो अप डाउन दोनों लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसमें से बिलासपुर दिल्ली एक्सप्रेस, अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस और दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 9 जो एक्सप्रेस है उनको बिलासपुर गोंदिया के रास्ते कटनी होकर डाइवर्ट किया गया है। साथ ही रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन जारी की गई है, और विशेष रूप से जो सहायता केंद्र है वो रेलवे ने जारी किया है। बिलासपुर, रायगढ़, अनूपपुर, शहडोल, कुशलापुर, दुर्ग, रायपुर और गोंदिया में आपातकालीन की स्थिति के लिए बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। चूंकि रेल लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरे रेल लाइन में जो कोयला पड़ा हुआ है, जिसके चलते इस तरह का निर्णय लिया गया है कि जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है उनका रूट डाइवर्ट किया गया। हालांकि जो यात्री है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल राकेश, शासन प्रशासन ने क्या कुछ और वहाँ व्यवस्था कर रखी है? क्या कोई और इंतजाम किए गए? क्योंकि ऐसे में तो यात्रियों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि 2-3 दिन का समय अभी लग जाएगा। जी, प्रशासन, रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के पूरे कर्मचारी वहां पे पहुंच चुके हैं, और जो यात्री वहां भटक गए हैं उनको बिलासपुर पहुंचाए जा रहे हैं। जो यात्री भनवारटंक में चूंकि मरही माता का मंदिर है, वहां भी लोग काफी संख्या में दर्शन करने आते हैं, उनको निजी वाहनों से बिलासपुर या उछलापुर भेजा गया है। साथ ही जो अन्य रूट है रेल लाइन के, उनमें ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 2 दिन लग जाएंगे इस ट्रैक को सुधारने में, क्योंकि ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जी चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की खबर से रूबरू करवाया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।